हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी का एक सब्जेक्ट हैगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड। तो आज उन सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी जो आपकी यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस कंप्लीट यूनिट के एक वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम इस कंप्लीट यूनिट को एक वन शॉट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। सारे टॉपिक जो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सभी कवर करवाऊंगा। मैं सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे अगर आपके एग्जाम में इस यूनिट में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए, वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट का सेक्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसके नोट्स अपलोड हो रखे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इस सब्जेक्ट में जो आपकी टोटल यूनिट आ रही है वो 3 यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7। पहले मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 6, क्योंकि ये एक थोड़ी इजी सी यूनिट है। उसके बाद मैं आपको बाकी की 2 यूनिट भी कवर करवाने वाला हूँ। तो देखिए, यूनिट का नाम हैगा आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको सबसे पहले समझना है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं हम? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना अर्थ के ऊपर, उन सभी से मिलकर बनती है बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी अमंग ऑल फ्रेश वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग द टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर पार्ट। दो टर्म हैगी, एक हैगी बायोडाइवर्सिटी, एक हैगी बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपल हैगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर वो सारे मिलाकर क्या बनाते हैं? एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी क्या होती है? तो ये क्या होती है? जितने भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आते हैं, उन सभी के बीच में जो वेरिएबिलिटी है, मतलब डिफरेंस हैगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी कहते हैं। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। में क्या क्या आता है, मतलब कितने टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी होती है। तो जो आपके सिलेबस के अंदर बताइए वो बताइए जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये वाला आपका गलत आ गया है। ये यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे नोट्स में सही करके दे दूंगा, ठीक है। तो दो समझा दे रहा हूं मैं, तीसरा वाला वो आप पढ़कर समझ लोगे। जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन एंड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। जो हमारी सेम स्पीसीज होती हैं उनके बीच में भी जब जीन्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन में वेरिएशन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, उस चीज को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। दिस अलाउ पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ये किस में हेल्पफुल होता है? ये अगर हमारे कोई चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, या हमें कोई चेंजेस को अडेप्ट करना है, उन चीज को अडेप्ट करने में ये जेनेटिक वेरिएशन हेल्प करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट एलीज, जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन। जेनेटिक वेरिएशन को हम, डाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? इसे हम जीनोटाइप्स, फेनोटाइप्स और एलीज की मदद से मेजर करते हैं पॉपुलेशन में। सेकंड टाइप की आएगी आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम एंड दे हैव स्पेसिफिक स्पीसीज। जो हमारे इकोसिस्टम है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैगा, वेरिएशन हैगा, जिसकी वजह से उन इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। दीज इकोसिस्टम डिफर फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड देयर रेंज ऑफ स्पीसीज। ये कैसे एक दूसरे से अलग है? इनकी हैबिटेट है वो अलग है, मतलब जो यहाँ पर आपकी पेड़ वगैरह ग्रो होते हैं, शब्स वगैरह ग्रो होते हैं, वो जो आपके खाने की चीज़ें मिलती हैं उनसे, मिट्टी टाइप, ये सारी चीज़ें डिफरेंस है। और इसके साथ में यहाँ पर स्पीसीज भी अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरीके की स्पीसीज हर जगह पाई जाती हैं इनमें। These ecosystem activity occur within a specific geographic area within a country और a state। ये जो इकोसिस्टम है ये कहाँ पर ऑकर होता है? एक अलग स्पेसिफिक एरिया होता है, उसी जगह पर ये इकोसिस्टम मिलता है। हर जगह हर टाइप का इकोसिस्टम नहीं मिल सकता। जो सेकंड वाला है वो मैं आपको नोट्स में सही करके प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, वो डबल बार टाइप हो गया है वही एक ही, ठीक है। वैसे 3 तरीके की होती हैं। फिर आता है आपका वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एक तरीके से। तो नंबर 1 आता है हमारी सोशल वैल्यू। आपके पास यही जो मैं लिख के दे रहा हूँ यही वैल्यू करनी है आपको, बुक में बहुत ज्यादा दे रखी है, वो आपको सारी करने की जरूरत नहीं है। सोशल वैल्यू में आता है दिस वैल्यू एसोसिएटेड विद सोशल लाइफ, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल। सोशल वैल्यूज में क्या क्या चीजें आती है? हमारी सोशल लाइफ, रिलीजन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। जो लोगों के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब वो किस चीज में विश्वास करते हैं।
तो मैनी ऑफ द प्लांट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्केर्ड इन आवर कंट्री लाइक तुलसी, मैंगो लीव, बनाना लीव एटसेट्रा। हमारे ही देश में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें हम मतलब जो हमारे एक तरीके से पूजा वगैरह में यूज होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गई, आम के पत्ते हो गए, बनाना लीव्स, केले के पत्ते हो गए, ये सारे। तो दस बायोडाइवर्सिटी है डिस्टिंक्ट सोशल वैल्यू अटैच टू डिफरेंट सोसाइटी। तो इससे हमें पता लगता है कि बायोडाइवर्सिटी की भी एक अलग सोशल वैल्यू होती है हर सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल वैल्यू। तो द एथिकल वैल्यू मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग मे और मे नॉट बी यूज सर्टेन स्पीसीज बट नोइंग द वेरी फैक्ट दैट स्पीसीज एग्जिस्ट इन नेचर गिव प्लीजर। एथिकल वैल्यू में ये आता है कि हर टाइप का इंडिविजुअल या हर टाइप के लोग हर टाइप की जो हमारी स्पीसीज हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें ये पता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन वो फिर भी उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आता है हमारा एथिकल वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। तो एवरी वन ऑफ अस वुड लाइक टू विजिट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड टू एंजॉय द विजिबल लाइफ। पीपल फ्रॉम फार्दर एरिया स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू विजिट वाइल्ड लाइफ एरिया where they can enjoy the aesthetic value of biodiversity, and this type of tourism is known as ecotourism। एस्थेटिक वैल्यू में क्या आता है कि लोग दूर दूर से आते हैं क्या चीज करने, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने, वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इको टूरिज्म का नाम देते हैं। तो यही है कि बायोडाइवर्सिटी की एस्थेटिक वैल्यू की ये लोगों को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। ये आपकी तीन वैल्यू हो गई बायोडाइवर्सिटी की, क्या क्या वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसे थ्रेट क्या है, मतलब किस चीज़ का नुक्स मतलब डर हैगा उसको, बायोडाइवर्सिटी को। तो नंबर वन आता है हमारा हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस इज मेनली ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। हैबिटेट लॉस में किस लिए होता है, मेनली जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो लोग हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते जा रहे हैं, हैबिटेट का लॉस करते जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लैंड का यूज करने का पैटर्न चेंज हो रहा है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, हैबिटेट लॉस के अंदर आती हैं। मैन हैज बिगन टू ओवरयूज और मिसयूज मोस्ट ऑफ दीज नेचुरल इकोसिस्टम। और इंसान क्या कर रहा है, इन सभी का ओवर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। सेकेंड थ्रेट है पोचिंग का। तो स्पेसिफिक थ्रेट टू सर्टेन एनिमल आर रिलेटेड टू लार्ज इकोनॉमिक बेनिफिट। जो हमारे कुछ स्पेसिफिक एनिमल होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स या कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी वैल्यू की होती है, तो लोग क्या करते हैं, उनकी पोचिंग करते हैं, मतलब उनका शिकार करते हैं। तो ये भी एक थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी से, जिससे क्या हो रहा है, वो एनिमल खत्म होते जा रहे हैं। द स्किन एंड बोन फ्रॉम टाइगर, आइवरी फ्रॉम एलिफेंट, हॉर्न फ्रॉम राइनो एंड परफ्यूम फ्रॉम मस्क डियर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड अब्रोड। जैसे क्या क्या, जो हमारा टाइगर होता है उसकी स्किन और बोन, जो एलिफेंट होता है उसके आइवरी मतलब दांत, और जो हमारा राइनोसोर्स होता है उसका हॉर्न, और जो मस्क डियर होता है उसका परफ्यूम, ये सारी चीजों के लिए उनकी पोचिंग करी जाती है। नेक्स्ट थ्रेट है मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का। तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन विद वाइल्ड लाइफ स्टार्ट कॉजिंग इमेंस डैमेज एंड डेंजर टू मैन। अब क्या हो रहा है, लोगों के बीच में और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। एज द कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट इज नॉट इनफ, कन्फ्लिक्ट ऑकर बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विलेजर्स को अच्छा कंपनसेशन नहीं दे पाती है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैगा और विलेजर्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिससे नुकसान एक्चुअली में किसका होता है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, ठीक है। ये आपके थ्री थ्रेड्स हो गए कि बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या थ्रेड्स हैं, आप इनसे बनाकर आप कितना भी आंसर लिख सकते हैं। फिर आता है आपका इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज क्या चीज है। तो द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हुज एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज हम किन्हें कहते हैं, वो स्पीसीज प्लांट और एनिमल की जिनकी एग्जिस्टेंस डेंजर में है, मतलब जो खतरे की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। अगर लोग उनका ऐसे ही यूज करते रहे तो कुछ सालों में वो खत्म हो जाएंगे। तो उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, उन स्पीसीज को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज का। These endangered species have been categorized in 4 कैटेगरी। जो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनको भी हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 आती है वल्नरेबल, सेकंड आती है रेयर, थर्ड आती है इंटरमीडिएट और फोर्थ आती है थ्रेटेंड। ये चार कैटेगरी आएंगी आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर। इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर एन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज। ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि खत्म होने की बिल्कुल कगार पर है उन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज भी कहते हैं। द स्पीसीज विच आर यूनिक टू लोकेलिटी रीजन आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। और एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, वो स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो उन स्पीसीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो ये आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। अगर
ह्यूमन उनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करता रहा तो वो स्पीसीज कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगी, वो कहलाती हैं आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज। वहीं एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो पूरे वर्ल्ड में से लॉस्ट हो चुकी हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया पर ही पाई जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मतलब बचाने के दो मेथड बताए गए हैं, इंस्यूट एंड एक्सयूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या होते हैं, तो नंबर वन है इंस्यूट कंजर्वेशन। तो इट इज अ मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीसीज स्पेशली द वाइल्ड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट। इंस्यूट कंजर्वेशन क्या होता है, ये एक मेथड है लिविंग स्पीसीज को बचाने का, जिसके अंदर हम मेनली किन लोगों को किन स्पीसीज को बताते हैं, जो वाइल्ड स्पीसीज है या फिर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब खत्म होने वाली हैं, उनको हम बचाते हैं कैसे, उन्हें नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करके। तो उस चीज को कहा जाता है इंस्यूट कंजर्वेशन। इंस्यूट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो आता है हमारा मेथड किसके अंदर, इंस्यूट कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है। फिर आता है आपका एक्सयूट कंजर्वेशन। तो कंजर्विंग द स्पीसीज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इन अ केयरफुल कंट्रोल्ड सिचुएशन। जो हमारी स्पीसीज हैं उन्हें जो हमारे कंट्रोल्ड सिचुएशन है उसके बाहर रखकर कंजर्व करना, मतलब उन्हें एक किसी कंट्रोल में ना रखना, जहां पर वो हैं वहीं पर रहने देना, बस उन्हें कंजर्व करने के तरीके लगाना, उस चीज को कहा जाता है एक्सयूट कंजर्वेशन। such as botanical garden for plant, zoological park for animal, expertise exists to multiple species under artificial managed condition। इसके अंदर हम क्या एग्जांपल आते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए बोटेनिकल गार्डन होना, जो एनिमल्स होंगे उनके लिए जूलॉजिकल पार्क करना, और एक्सपर्टीज के सुपरविजन के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करना, वो चीज कहलाती है हमारी एक्सयूट कंजर्वेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है नीड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी की, आखिरकार बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। तो नंबर वन आता है हमारा प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्पेशली एज वी हैव नो वे ऑफ नोइंग और प्रिडिक्टिंग व्हाट विल बी यूज इन द फ्यूचर। मतलब जो हमारा अभी के टाइम पर जो हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जिसका हमें पता है आगे फ्यूचर में भी यूज होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसी तरीके से करते जा रहे हैं, ये ना सोचकर कि वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखने के लिए कि आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज बची रहे, तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इनेबल द बायोस्फीयर टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। अगर अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट करते रहना है तो बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अर्थ के जो इकोसिस्टम है एक तरीके से उसे सपोर्ट करती है, तो इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आती है आपकी केस स्टडी प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। शॉर्ट नोट में आपका क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप इसे और एक्सप्लेन करके अपने तरीके से लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1 1973। कब लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को, एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये किसने लगाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी ये स्कीम, जिसके अंदर क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि इंडिया के अंदर जो भी टाइगर की स्पीसीज बची हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाना। The main objective of the scheme is to ensure a viable population of tiger in India are preserved for scientific, economic, aesthetic, cultural and ecological value। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो था कि जो टाइगर हैंगे उनकी स्पीसीज को बचा के रखना, जिससे किस लिए बचा के रखना, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए, इन सारी वैल्यूज के लिए टाइगर की स्पीसीज को बचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड टू ऑल्सो प्रिजर्व द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेचुरल हेरिटेज फॉर बेनिफिट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल। और टाइगर के साथ साथ इनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं जहाँ पर ये रहते हैं नेचुरल प्लेस पर, उस प्लेस को भी प्रिजर्व करना, जिससे क्या हो सके एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिल सके लोगों को। इस चीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव अंडर द स्कीम इंक्लूड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या आता है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन करना था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। Initially, the Project Tiger started with 9 tiger reserve covering an area of this kilometer with a population of 268 tiger। जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा था वो 9 टाइगर रिजर्व बनाकर करा था, जिसके अंदर हमने
टोटल 16,339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करा था और 268 टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया था। एट प्रेजेंट देयर आर 27 टाइगर रिजर्व कवरिंग द एरिया ऑफ 37,761। आज के टाइम पर टोटल 27 टाइगर रिजर्व्स हैं और टोटल कितने एरिया में फैले हुए हैं, वो 37,761 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, और जिनमें सभी टोटल टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, 2,967 टाइगर अभी बचे हुए हैं। दिस अमाउंट टू ऑलमोस्ट 1.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जो ये 37,761 है, ये टोटल जो इंडिया का एरिया है उसका 1.14% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, ये आपका था प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन आपने सुना क्या होता है, तो टुगेदर द वर्ल्ड्स 1500 बोटेनिकल गार्डन एरोब्रेटा एंड नेशनल प्लांट कलेक्शन मेंटेन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ नेचर एंड दे हैव मेजर। बोटेनिकल गार्डन एक्चुअल में क्या होते हैं, जो प्लांट की स्पीसीज हैंगी, नेचुरल प्लांट्स हैंगे, उन मतलब जो प्लांट की स्पीसीज हैगी उन्हें नेचुरल तरीके से बचा के रखना, मतलब जहाँ पर वो एक्चुअल में ग्रो होते हैं उस जगह के अलावा और किसी और प्लेस पर भी उनकी कंडीशन को मेंटेन करना, वो चीज़ कहलाती है आपकी बोटेनिकल गार्डन्स। दे हैव मेजर इफ ऑफन ओवरलोक्ड पोटेंशियल और सोर्सेज ऑफ सेंटर ऑफ कंजर्वेशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये किस लिए बचाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन होता है इनका, उसके अलावा उनकी एजुकेशन मिलती है और उनका डेवलपमेंट भी होता है। Already, individual of an estimated 12,000 to 15,000 threatened species are being cultivated in botanical garden and arboretum। आज के टाइम पर अराउंड कितनी 12,000 से लेकर 15,000 तक ऐसी जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उन्हें बचाकर रखा गया है, उगाया गया है बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके बोटेनिकल गार्डन। फिर आता है आपका जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, तो द बेसिक फिलोसॉफी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जूलॉजिकल पार्क इन मॉडर्न टाइम इज टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ लाइफ, मीनिंग स्ट्रेथिंग द बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड द लिविंग अर्थ। आज के टाइम पर जो जूलॉजिकल पार्क बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखने के लिए, और लोगों के बीच में और जो अर्थ हैगी, मतलब जो एनवायरनमेंट हैगा उसके बीच में एक स्ट्रेथिंग बॉन्ड बनाने के लिए जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, जिससे लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो सके इन सारी चीज़ों की। दीज जूलॉजिकल पार्क आर नो मेयर पिकनिक स्पॉट। जो ये जूलॉजिकल पार्क होते हैं ये हमारे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होते हैं। दे आर नाउ सेंटर फॉर एक्यूट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आज के टाइम पर जो जूलॉजिकल पार्क है वो क्या बन गए हैं, एक्यूट मेथड है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, वो एक मेथड का काम करते हैं जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, फिर आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड डेमोस्ट्रेट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है जो कि क्या प्रमोट करते हैं कि जो लोग हैंगे और बायोस्फीयर हैंगे उनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट रहे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहे, तो इसलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। दे हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन विद इन अ पर्टिकुलर नेचुरल रीजन एंड रिकंसाइल द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद सस्टेनेबल यूज। ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि क्या वैल्यू हैगी हमारे में, मतलब हमारे लिए क्या वैल्यू है कि अगर हम नेचुरल जो चीज़ें हैंगी उनको कंजर्व करेंगे तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, उनको सारी चीज़ें ये दिखाते हैं, शो करते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो इसलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। फिर अगर आपका हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, तो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर दोज प्लेसेस ऑन अर्थ विच हैव हाई बायोडाइवर्सिटी एंड आर थ्रेटेंड बाय ह्यूमन हैबिटेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम उन एरिया को कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और उस बायोडाइवर्सिटी को लोगों से खतरा है, मतलब वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से उन्हें खतरा आ रहा है कि वो आगे चलकर ख़त्म हो जाएगी, उतनी नहीं रहेगी, तो उन जगहों को हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द टर्म हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाय ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन माइजर इन 1988। जो ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये टर्म किसने दी थी, जो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हैं नॉर्मन मायर्स, इन्होंने 1988 में ये टर्म दी थी। मायर डिफाइंड हॉटस्पॉट एज अ बायोजोग्राफिक रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेज्म एंड बाय सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस। जो ये बायोजोग्राफिक रीजन हैंगे ये क्या होते हैं, इन्होंने क्या बताया था कि ये एक एक्सेप्शनल लेवल हैं जो कि क्या शो करते हैं कि कुछ ऐसी स्पीसीज जिनका एंड होने वाला है, मतलब आगे चलकर खत्म हो जाएंगी, उनका एक लेवल शो करते हैं कि वो आज के टाइम पर किस पोजीशन पर हैं, तो उन जगहों को हम कहते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्पीसीज ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। जो IUCN है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम है? वर्ल्ड के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैंगी उन सभी का असेसमेंट करना है। ये काम किसका होता है? IUCN का काम होता है। IUCN कंडक्ट फील्ड सर्वे टू मॉनिटर स्पीसीज ऑफ एवरी कंट्री। IUCN क्या करता है? सर्वे कंडक्ट करवाता है और हर कंट्री की स्पीसीज को मॉनिटर करता है। बेस्ड ऑन सर्वे IUCN क्लासीफाई plants and animal in different region. These information about current status of species is published by IUCN in Red List data publication. इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वो कंडक्ट मतलब सर्वे कंडक्ट करवाने से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी जो लिस्ट होती है उसमें से कुछ स्पीसीज होती हैं जो सही लेवल पर होती हैं, कुछ होती हैं जो ख़त्म होने वाली होती हैं या उन्हें कोई एक तरीके से थ्रेट होता है। तो उनकी एक लिस्ट निकालता है जो किसके अंदर? रेड डाटा लिस्ट पब्लिकेशन में रेड लिस्ट निकालता है। उस चीज़ को कहा जाता है IUCN रेड लिस्ट, जिसके अंदर उन स्पीसीज का एक्चुअल स्टेटस बताया जाता है कि एक्चुअल में क्या पोजीशन है उन स्पीसीज की। ठीक है, तो ये होता है आपका IUCN रेड लिस्ट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये यूनिट नंबर 6 हैगी जो बायोडाइवर्सिटी वाली, ये यूनिट खत्म हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपके सोल के मटेरियल में दिया गया है। एक्चुअल में उसमें तो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है आपके साथ वो सारा शेयर कर दिया है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।